तो हेलो, आज हम लेकर आ गए हैं फिजिक्स का एक और बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट जिसकी संख्या नंबर 2 है। इससे पहले हमने एक सेट कल किया था जिसमें हमने बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन डाले थे। उसी पर बेस्ड हम लेकर आए हैं दूसरा प्रैक्टिस सेट जिसमें 2022 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने उठा रखे हैं और उससे रिलेटेड फैक्ट हम आपको बताते हुए चलेंगे, जो आपको क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसी बेहतरीन से प्रैक्टिस सेट के साथ और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा? तो हमारा पहला क्वेश्चन है फाइबर ऑप्टिक्स से जुड़ा हुआ। तो पढ़ते हैं पहले अपने पहले क्वेश्चन को। नंबर 1, फाइबर ऑप्टिक्स केबल यूज इन कम्युनिकेशन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किसके सिद्धांत पर कार्य करती हैं? ए, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का नियमित परावर्तन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विस्तृत परावर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमारा ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, और साथ ही हमें रिफ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए जिसका हम हिंदी में कहते हैं अपवर्तन। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है। शुरू कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर एक केबल होता है जिसमें से सिग्नल को पास करा जाता है। यह एक नॉर्मल केबल की तरह होता है, लेकिन इसके अंदर तारों की बजाय ये अंदर से खाली होता है और वैक्यूम होता है, जिसके चारों तरफ गिलास लगा होता है। जैसे ये केबल है और ये केबल का एक छोर है, तो इसके चारों तरफ यहाँ क्या होता है, चारों तरफ एक गिलास लगा हुआ होता। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जैसे ही कोई लाइट की सिग्नल यानी कि कोई रे इसमें जाकर टकराती है, फिर वह जाकर इधर टकराती है, फिर इधर टकराती है, इधर टकराती है, तो यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो जैसे ये लाइट यहाँ टकरा कर दोबारा कर वापस आ गई, इसी के लिए हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इसी के लिए हमने नाम दिया हुआ है रिफ्लेक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें टोटल जो ना रिफ्लेक्शन इसके अंदर हो रहा, तो इसी को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हम बात करेंगे कि ये केबल किस जगह काम आती है। ये सबसे आमतौर पर काम आती है केबल, ये आती है वाईफाई के सिग्नल भेजने के लिए, क्योंकि इसमें जो है सिग्नल जो है बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र होते हैं। इसमें लाइट के स्पीड के साथ सिग्नल ट्रांसफ़र होते हैं। और सबसे पहले और हमें ये भी पता होना चाहिए स्पीड की लाइट वैक्यूम में कितनी होती है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसकी होती है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो सीधा सीधा एक क्वेश्चन हमारा ये भी बन जाता है। हमें ये वाली वैल्यू भी याद होनी चाहिए, स्पीड की गति कितनी होती है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट, और हिंदी में बोलेंगे प्रकाश की गति। तो हमारी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। तो हमारे क्वेश्चन का सीधा सीधा सा आंसर क्या होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बिल्कुल गलत। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये भी गलत। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन का इसमें कोई मतलब ही नहीं है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि कोई लाइट की रे आई और ये कोई n1 मीडियम है और ये n2 मीडियम है, तो इसमें थोड़ी सी जो लाइट बेंड हो जाती है, तो इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हमारा इसका सीधा सीधा आंसर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि बिल्कुल सही है। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, और हमारा अगला क्वेश्चन भी रिफ्लेक्शन से ही जुड़ा हुआ है, जिसमें रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों की दोनों टर्म हैं। पढ़ते हैं इसे भी। इसमें क्या है? व्हेन ए सीडी compact disc used in audio and video system is seen in sunlight, rainbow-like colors are seen. This can be explained on the basis of the phenomena of। जब एक सीडी ऑडियो और वीडियो सिस्टम में प्रयुक्त कॉम्पैक्ट डिस्क सूरज की रोशनी में दिखाई देती है, तब इंद्रधनुष जैसे रंग देखने को मिलते हैं। इस परिघटना के आधार पर समझाया जा सकता है। ए, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन, परावर्तन और विवर्तन। रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, परावर्तन और संचरण।
डिफ्रैक्शन एंड ट्रांसमिशन, विवर्तन और संचरण। डी रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड ट्रांसमिशन, अपवर्तन, विवर्तन एंड संचरण। तो क्या सही जवाब होगा इसका? तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम समझते हैं इन तीनों टर्म्स के बारे में। टर्म्स हमारी कौन कौन सी? रिफ्रैक्शन, दूसरी टर्म है हमारी डिफ्रैक्शन, और तीसरी टर्म है हमारी ट्रांसमिशन। तीनों को हम समझते हैं। सबसे पहले रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन तो हमारा सीधा सा है, भी समझ के आए हैं। कोई लाइट की रे आ रही है एक मीडियम से, और वो थोड़ी सी अपने जैसे ये नॉर्मल पॉइंट है, तो यहाँ से थोड़ी सी जो है बेंड हो जाएगी, तो इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन होता है हमारा, अगर कोई लाइट रे है, वो सीधी सीधी से आ रही है, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर कोई परछाई बन रही है, तो परछाई के पास में भी थोड़ी थोड़ी सी लाइट क्या होगी? स्प्रेड होगी, और लाइट जो है थोड़ी थोड़ी सी वहाँ पे हमें फैली हुई दिखाई देगी, यहाँ इसके दोनों तरफ। तो इस वाली प्रोसेस को ही हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन, यानी कि विवर्तन। और फिर होता है हमारा ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का सीधा सा मतलब है कि जैसे कोई गिलास है, वाटर है, या फिर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो पारदर्शी हो, जिसके आर पार देखा जा सके, तो उसमें क्या होता है कि लाइट रे सीधी आती है और इसे पास करते हुए निकल जाती है। इस तरीके से ही वाटर में जाती है, उसे पास करते हुए बाहर निकल जाती है। इस तरह से हमारा कोई भी पारदर्शी वस्तु है, उसमें से जो लाइट पास होकर निकल रही है, तो उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं ट्रांसमिशन। और डिफ्रैक्शन में आप हल्का सा देखोगे तो लाइट क्या होती है? लाइट जो है हल्की हल्की कुछ कलर्स में टूट जाती है। वे कलर्स कौन से होते हैं? वो अब 7 कलर्स होते हैं, क्योंकि वाइट लाइट जो बनी होती है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है। जिन 7 कलर को हम आगे देखेंगे उन्हें बोलते हैं व्यूग्योर। जैसे वी से वायलेट, आई से इंडिको, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। तो देखते हैं अब अपने क्वेश्चन को। तो हमारा ये वाला है क्वेश्चन। तो ये वाले क्वेश्चन में हमारा क्या दिया था? सीडी के बारे में। अब सीडी को देखते हैं, हमारी सीडी होती क्या है। तो सीडी आपने देखी होगी कि सीडी एक डीवीडी या सीडी प्लेयर हुए करते थे, उनमें एक सर्कुलर डिस्क होती थी, जिसके से मूवी अगर वगैरह सॉन्ग वॉन्ग होते थे तो वो उसी में चला करते थे। जैसे कि यह एक सीडी है, और इसमें क्या होता था, जैसे कि कोई लाइट रे है, तो जैसे ये लाइट रे आती थी, अगर इसे हम धूप में देखते थे, तो यहाँ पर ये 7 कलर्स इस तरीके से घूमते हुए दिखाई देते थे। तो ये जो 7 कलर्स हैं और ये दिखाई दे रहे हैं, और इसके अंदर लाइट पास हो रही है, तो इसमें तीनों का क्या क्या काम होंगे? सबसे पहले लाइट आई, आने के बाद क्या हुई, हल्की सी इस पर हल्का सा एक गिलास की परत लगी होती है, तो उसमें क्या होगा, थोड़ी सी बेंट होगी, तो वहाँ पे पहले होगा रिफ्रैक्शन। दूसरा, उस गिलास में कर जो लाइट पास हुई है, तो वहाँ क्या हुआ? ट्रांसमिशन। और जो लाइट हमारी अलग अलग पार्ट्स में टूटी है, तो वहाँ पे क्या हुआ? डिफ्रैक्शन। तो हमारी इसमें क्या हुआ कि हमारी तीनों की तीनों प्रक्रिया एक साथ हो गई। तो इसका आंसर सही है डी। हमारा अगला क्वेश्चन, इन एन एटॉमिक एक्सप्लोशन रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यू टू कन्वर्सन ऑफ, एक परमाणु विस्फोट में रूपांतरण के कारण बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ए केमिकल एनर्जी इंटू न्यूक्लियर एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा का परमाणु ऊर्जा में, न्यूक्लियर एनर्जी इंटू हीट, परमाणु ऊर्जा को गर्मी में, मास इंटू एनर्जी, द्रव्यमान को ऊर्जा में। एक केमिकल एनर्जी इंटू हीट, रासायनिक ऊर्जा को गर्मी में। तो इसका आंसर हमारा सही क्या होगा? इसका आंसर केमिकल एनर्जी इंटू न्यूक्लियर एनर्जी, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि वो कोई न्यूक्लियर एनर्जी में कोई केमिकल नहीं है जिसमें कि वो विस्फोट हो रहा और विस्फोट होकर वो न्यूक्लियर एनर्जी बना रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी इंटू हीट, न्यूक्लियर एनर्जी तब होगी जब उसके पास
कुछ ना कुछ एटम होगा, कोई ना कोई मटेरियल होगा, जभी तो जा कर के न्यूक्लियर एनर्जी बनेगी। मास इनटू एनर्जी, ये वाला क्वेश्चन हमारा जो आंसर है ये बिल्कुल सही होगा सी। क्योंकि क्योंकि जैसे कोई एटम है, एटम के पास अपना कोई मास होता, और जैसे कि विस्फोट होता तो ये अपने अलग अलग पार्ट्स में टूट जाता है। इसी के साथ इसमें क्या होता है, बहुत सारी ऊष्मा यानी गर्मी निकलती है। और गर्मी और ऊष्मा, इसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी यानी कि ऊर्जा। तो इसमें क्या होता है कि मास चेंज हो जाता है किसमें, एनर्जी में। तो हमारा आंसर नंबर सी ये बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ओम्स लॉ डिफाइंस, ओम का नियम परिभाषित करता है, ए रेजिस्टेंस एक प्रतिरोध को, बी करंट ओनली केवल धारा, सी वोल्टेज ओनली केवल वोल्टेज, डी बोथ करंट एंड वोल्टेज। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं ओम्स का लॉ क्या होता है। ओम्स का लॉ होता है आर इक्वल टू वी अपॉन आई। आर का मतलब है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, वी का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस जिसको बोलते हैं विभवांतर, और आई का मतलब है विद्युत धारा यानी कि करंट। तो ये किस किस को डिफाइन कर रहा है, वोल्टेज को और करंट को। तो अब देखते हैं इसका सही आंसर ए, एक रेजिस्टेंस, खाली एक रेजिस्टेंस को ये डिफाइन नहीं करता, ये वोल्टेज को, करंट को और रेजिस्टेंस तीनों को डिफाइन करता है। तो ये गलत। करंट ओनली, खाली करंट को नहीं करता, करंट के साथ वोल्टेज को भी करता। वोल्टेज ओनली, ये भी गलत। तो हमारा सही आंसर होगा बोथ करंट एंड वोल्टेज। और सीधा सा ये भी पूछ लिया जाता है कि ओम्स लॉ क्या है, तो हमारा क्या होगा, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। तो हमें ये भी याद रखना। आते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। इस वाले क्वेश्चन में इसकी थोड़ी सी इंग्लिश मिसिंग है, लेकिन फिर भी हम इस पूरे क्वेश्चन को समझ लेंगे क्या है ये क्वेश्चन और क्या बोल रहा है। विद्युत फ्यूज के लिए प्रयुक्त सामग्री टीन और सीसा का मिश्र धातु है। इस मिश्र धातु में होना चाहिए ए हाई स्पेसिफिक रेसिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक, बी लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और उच्च गलनांक। लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक, और हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका जानते हैं आंसर क्या होगा। फ्यूज, फ्यूज फ्यूज जो है सर, फ्यूज अगर कहीं भी फ्यूज आपको देखने को मिले या पूछा जाए कि फ्यूज क्या होता है, फ्यूज होता है एक सेफ्टी डिवाइस, सेफ्टी डिवाइस। और फ्यूज कहाँ यूज होता है, फ्यूज लगभग जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं उसमें यूज होता है, लगभग घरों में भी यूज होता है। फ्यूज इस तरीके से एक डिवाइस होता है जिसमें क्या होता है कि उसमें एक तार लगी हुई होती है। तो ये तार क्या करती है, और इससे हमारे कोई भी पेरिफेरल्स हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हैं जैसे टीवी, फ्रिज वगैरह वगैरह, तो ये जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई लाइट आई, लाइट का हाई वोल्टेज आया, तो ये क्या होगा कि ये तार अपने आप पिघल जाएगा, और पिघलने के बाद ये क्या करेगा, लाइन को कट कर देगा। और लाइन कट हो जाएगी तो ये क्या होगा, हमारी टीवी और फ्रिज को ख़राब होने से बचा लेगा। तो इसमें जो है देखने वाली बात ये है कि इसका जो है गलनांक पॉइंट यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। जैसे हाई वोल्टेज आए तो जो एकदम ये पिघल जावे, और पिघलने के बाद ये लाइन को डिस्ट्रॉय कर देवे। और इसमें जो इसका रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, वो भी होना चाहिए हाई, जिससे ये हमारा एक सेफ्टी का काम करता है, और हमारे जो इतने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन्हें ख़राब होने से बचाता। तो इसका सीधा सा आंसर है हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, ये आंसर बिल्कुल सही है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट ये बिल्कुल गलत होगा। लो मेल्टिंग पॉइंट, लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लो नहीं होना चाहिए। हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो ये भी गलत होगा। अब देख लेते हैं फ्यूज, फ्यूज कैसे होते हैं। फ्यूज एक इस तरीके के फ्यूज होते हैं, ये इन्वर्टर में यूज होते हैं, इन्वर्टर के पीछे लगे होते हैं। ये लगभग घर के जितने पैर बोर्ड होते हैं, बोर्ड्स में यूज होते हैं। और ये वाले फ्यूज लगभग जो होते हैं कंप्यूटर, अलग अलग टीवी इंस्ट्रूमेंट, उनके अंदर यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द मैग्नेटिक मटेरियल्स लॉज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज व्हेन, सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुणों को खो देते हैं जब डिप्ड इन ऑयल
तेल में डूबे हो, डिप्ड इन वाटर, पानी में डूबे हो, स्ट्रांगली हीटेड, अत्यधिक गर्म हो, ब्राउट नियर ए पीस ऑफ आयरन, लोहे के टुकड़े के पास लाया गया हो। तो लगभग बहुत से ऑब्जेक्ट हैं जिनके पास अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इसमें जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके पास ये अपना नॉर्थ पोल है और ये अपना साउथ पोल है। तो इसमें क्या होगा, अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसमें जो है रेज नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही होंगी। तो इसमें क्वेश्चन में बोला गया है डिप्ड इन ऑयल, अगर वो तो तेल में डुबोया जाता है तो अपना मैग्नेटिक फील्ड खो देगा, नहीं खोगा, तेल से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन आंसर होगा हमारा गलत। डिप इन वाटर, वाटर में डुबोएंगे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके अंदर अपना मैग्नेटिक फील्ड जब भी उसके पास अपना होगा। स्ट्रांगली हीट, जब वह हीट किया जाएगा तो क्या होगा कि उसके अंदर जो है उसके इलेक्ट्रॉन जो है मूव करना शुरू कर देंगे और अलग दूर दूर होने लगे। जहाँ उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के अंदर जो इसके एटम्स हैं, एटम्स जो है गैप बनाना शुरू कर देंगे। गैप बनाना शुरू कर देंगे तो उसका जैसे जैसे गैप दूर होता चला जाएगा तो भी टाइटली पैक है तो दूर दूर होते हुए चले जाएंगे। तो इस कारण से क्या होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो है घटता हुआ चले जाएगा। क्योंकि कोई भी अगर मेटल है कुछ भी है उसे गर्म करते हैं तो वो पिघलने लगता है, और पिघल क्यों रहा है, क्योंकि उसके एटम दूर दूर हो रहे हैं। तो इसका सही आंसर है स्ट्रांगली हीटेड। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फिर मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ा हुआ। 8. A magnetic field needle is kept in non-uniform magnetic field. It experiences, एक चुंबकीय सुई को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यह अनुभव करती है ए फोर्स बट नॉट ए टॉर्क, एक बल लेकिन एक बल आघूर्ण नहीं, ए फोर्स एंड ए टॉर्क, एक बल और एक बल आघूर्ण, ए टॉर्क बट नॉट ए फोर्स, एक बल आघूर्ण लेकिन एक बल नहीं, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारी एक नीडल है और इस मिडिल के इधर की तरफ भी कोई मैग्नेटिक फील्ड है और इसके इधर भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये थोड़ा सा इधर रोटेट होगी और ये इधर रोटेट होगी। तो इस पर क्या हुआ कि इस मैग्नेटिक फील्ड ने कुछ फोर्स लगाया और इसके मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगाया तो ये हल्की सी क्या हुई, टर्न हुई। टर्न हुई तो इसने क्या कहा, अब हल्का सा रोटेशन किया। रोटेशन किया, रोटेशन क्यों हुआ कि इस मैग्नेटिक फील्ड ने इस पे क्या लगाया, थोड़ा सा फोर्स लगाया। अब थोड़ा सा फोर्स लगाया तो इसने रोटेशन अपना शुरू कर दिया। तो इसका आंसर क्या होगा, ए फोर्स बट इन नॉट ए टॉर्क। ये वाला ऑप्शन गलत होगा। क्यों गलत होगा, अभी हम आगे बताएंगे कि टॉर्क क्या होता है जब समझ में आएगा कि ये गलत क्यों हुआ। ए फोर्स एंड ए टॉर्क, ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब सही क्यों है तो अब देखते हैं। हमारा फोर्स, फोर्स जो होता है वो होता है हमारा F इक्वल टू एम ए। जैसे कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें हमने कोई फोर्स दिया और ये आगे सरक गया तो इसमें होता है हमारा एक्सीलरेशन। तो जैसे है ये एक क्या गया, एक लाइन में जो है ये फोर्स हमारा लगाया गया और यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट आ गया तो इसमें होगा एक्सीलरेशन। और वहीं टॉर्क की बात करें, टॉर्क होता है हमारा एफ इंटू आर। जैसे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये पॉइंट है कोई, तो इस पॉइंट से ये इस तरीके से बंधा हुआ और हमने इस पर फोर्स लगाया तो ये जैसे रोटेशन करेगा तो इस पर हमारा टॉर्क अप्लाई होगा। तो इस रोटेशन वाले जो फोर्स को बोलते हैं तो हम ये सब बोलते हैं टॉर्क। तो इस रोटेशनल मोशन में जो फोर्स लगा हुआ है और इसके साथ ही इस रेडियस के साथ जो इसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो इसको समझ लीजिए टॉर्क बोला जाता है, जो रोटेशन में की फॉर्म में होता है, और ये वाला फोर्स होता है लाइन की फॉर्म में। तो इसमें जो है ऑब्जेक्ट मूविंग होता है एक लाइन में, इस पर फोर्स लगाया और ये हुआ। तो इस तरीके से ही हमारा नीडल क्या हुआ, नीडल के जब दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगा तो हल्की सी टर्न हुई। जहाँ पे टर्न हुई तो मतलब हाँ रोटेशन आया, रोटेशन आने की वजह से वहाँ क्या हुआ, टॉर्क उत्पन्न हुआ। तो इसके साथ हमारा इसमें क्या हुआ, यहाँ पे इसमें हमारा फोर्स भी लगा और टॉर्क भी लगा। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा फोर्स एंड टॉर्क। अब बात कर लेते हैं टॉर्क से बनने वाले क्वेश्चंस के बारे में।
हमारे टॉर्क से बनने वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो जानते हैं टॉर्क के बारे में। सबसे पहले जानेंगे टॉर्क, TORK टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू फोर्स इनटू रेडियस, और इस वाली टर्म को हम बोलते हैं टाउ, जिसको डायरेक्ट वो करते हैं। ये टी नहीं होता, इसको बोला जाता है टाउ, TAU टाउ, और इसका टी थोड़ा इस तरीके से बना होता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा 9, और ये वाला क्वेश्चन होगा हमारा, ये क्वेश्चन है, ए करंट आई फ्लोज थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस V in an electrical circuit containing a resistance R. The product of V and I may be understood as। एक प्रतिरोध R वाले विद्युत परिपथ में एक संभावित अंतर V के माध्यम से एक धारा I त्रुटिपूर्ण है। V और I यानी VI के गुणनफल को इस रूप में समझा जा सकता। तो इसमें सीधा सा ये पूछा कि V एंड I का गुणनफल को क्या कहते हैं। तो ये एक हमारा फॉर्मूला होता है जिसको हमें याद होना चाहिए। लगभग हमें जो मेन से फॉर्मूले हैं वे सभी याद होने चाहिए। लगभग क्वेश्चन जो हैं 90% क्वेश्चन जो हैं सीधे फॉर्मूले से बन जाते हैं। तो हमें फॉर्मूले सब पे पता होने चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट पता होनी चाहिए, और उनके डिनोशन साइन पता होने चाहिए कि उसको किस तरीके से चिन्हित किया जाता है। अगर आपको ये पता है V एंड I का गुणनफल क्या होता है तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से कर लेंगे, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। पहले पढ़ते हैं इसके ऑप्शन को और फिर पता लगाते हैं कि क्या है। रेजिस्टेंस प्रतिरोध R, हीट जनरेटेड बाई सर्किट नहीं, थर्मल पावर ऑफ रेडिएटर बाई सर्किट, परिपथ द्वारा विकृत तापीय शक्ति, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेजिस्टेंस प्रतिरोध के परिवर्तन के दर। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए V इंटू आई यानी कि ये बन जाता है P, यानी P क्या होता है, P होता है पावर। तो ये क्या होता है कि पावर का फॉर्मूला होता है कि P इक्वल टू VI। अगर आपको इतना पता है कि V इंटू आई का मतलब पावर है तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो इसमें रेजिस्टेंस का तो कोई मतलब नहीं है। हीट जनरेटेड बाई द सर्किट, हीट सर्किट से जनरेट है, इसके बारे में कुछ पूछा नहीं गया, तो इसमें सीधा V एंड I का गुणनफल को पूछा गया। तो थर्मल पावर रेडिएटेड बाय सर्किट, हाँ तो ये बिल्कुल सही होगा क्योंकि इसमें जो है थर्मल पावर आ रहा है, और V एंड I का गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन ही क्या होता है, P इक्वल टू VI। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा, तो पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। ए मैन इज एट रेस्ट इन द मिडिल ऑफ ए हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ परफेक्टली स्मूथ आइस। ही कैन मूव हिमसेल्फ टू द शोर बाय मेकिंग यूजिंग ऑफ न्यूटन्स लॉ, यानी कि न्यूटन के लॉ को यूज करते हुए एक आदमी है जो है बर्फ बर्फ की जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो उस पर से होता हुआ कैसे किनारे पर पहुंचेगा। एक आदमी पूरी तरह से चिकने बर्फ के क्षैतिज तल के बीच में आराम कर रहा है। वह न्यूटन के कौन से नियम का उपयोग करके खुद को किनारे तक ले जा सकता है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए। तो पढ़ते हैं इसके ऑप्शन के बारे में। फर्स्ट लॉ पहला नियम, बी सेकंड लॉ दूसरा नियम, थर्ड लॉ तीसरा नियम, ऑल ऑफ द अबव या उपरोक्त में से सभी। ये कोई हमारा आदमी है और ये आराम कर रहा है कहाँ, एक बर्फ के तल पर, यानी कि ये बर्फ का तल है, और इसे जो है इसके किनारे तक पहुंचना, तो ये कौन से वाले लॉ का प्रयोग करेगा। तो ये क्या करेगा, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ जाने में ये कुछ फोर्स लगाएगा, कुछ फोर्स जो ये लगाएगा, तो कुछ फोर्स जो है ये बर्फ जो ना इस पर उल्टी लगाएगी। फिर जो यहाँ से यहाँ जाएगा, कुछ फोर्स ये लगाएगा, उतनी ही फोर्स इस पर बर्फ लगाएगी। तो यानी कि ये किस वाले नियम का पालन कर रहा है, तो ये पालन कर रहा है थर्ड लॉ का। थर्ड लॉ कौन सा होता है, द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो ये सीधा व्यक्ति किस वाले लॉ का यूज कर रहा है, ये कर रहा है थर्ड लॉ का। फर्स्ट लॉ का तो करेगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट वाला लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर कोई बॉडी मोशन में है
तो वो मोशन में ही रहेगी, और कोई बॉडी अगर रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी तब तक कि उस पर कोई बाहर से आके कोई फोर्स नहीं लगाया जा सकता। इस फर्स्ट लॉ को ही बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये हमने कल वाली पीडीएफ में देखा था कि कौन से वाले लॉ को क्या बोलते हैं, तो हमें तीनों लॉ के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से वाले लॉ को क्या बोलते हैं।